आपका हम बॉन्डिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन है और ल्यूइस थ्योरी है। ल्यूइस थ्योरी से काम असल में स्टार्ट हुआ था। उसने ये बताया था कि ये हम रिएक्शंस जो भी हम बॉन्डिंग होती है, असल में एक और इसमें मज़े की बात मैं एडिशन करूँ, ये है कि ये जितनी भी थ्योरीज़ है ना, ये और जितने भी हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये सब के सब आप देखेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा तो ये कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड ही होगा। यानी कि इसमें आयनिक बॉन्ड का कोई नहीं है इतना ज़्यादा टेंशन। जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक से निकला दूसरे में गया और उसने केमिकल बॉन्ड बन गया, बस एनाइन और कैटाइन बन गए, काम खत्म हो गया। ये सारे पंगे और सारी जो मुसीबतें हैं ना, ये सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड की डाली हुई हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, कैसे ना बना? जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू 10 मिनट का दे के तो फिर रेगुलर फिर आपसे मटेरियल शेयर करके आपको वन बाय वन टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल करेंगे। उसमें ये था कि जैसे ल्यूइस ने ये बताया आपको, उसने एक थ्योरी बनाई, उसने थ्योरी उसको हम कहेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी उसको कहते हैं। उसने बताया कि ये किस तरीके से आप बॉन्डिंग को शो करते हैं, लोन पेयर को शो करते हैं और उसके बाद उसने कुछ उसके रूल असाइन किए कि आपस में बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब जैसे आपने लास्ट टाइम भी मैंने आपको जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टॉपिक पढ़ाए, तो मैंने वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बताया। तो वैलेंसी और उसकी कोवैलेंसी क्या होती है और उसको किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी एक फॉर एग्जांपल कितने बॉन्ड बना सकता है, ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। फिर इसके अलावा हम उसका बॉन्डिंग हम इसमें देखते रहे। ल्यूइस ने जो हमें प्रोसेस बताया उसमें कि हम किस तरीके से बॉन्डिंग करा सकते हैं मुख्तलिफ एटम्स की और उनके दरमियान रूल्स क्या चलते हैं, ये ल्यूइस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि उसने ये नहीं बताया हमें कि इसका मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। तो उसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमें प्रॉब्लम शुरू हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया है, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 लोन पेयर शो कर दिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा वो उसने शो नहीं किया था। तो वहाँ पर हमें फिर प्रॉब्लम आई, तो वेलेस बॉन्ड थ्योरी बनी। वेलेस बॉन्ड थ्योरी हमें पहले 2 साइंटिस्ट ने इसको बनाया, फिर 2 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। तो वो भी एक हद पे जाके फेल हो गई। वो फेल कहाँ पे? बस अब उन्होंने स्ट्रक्चर बताता रहे। उन्होंने ये बताया कि ये अपना जो बॉन्डिंग हम करेंगे, इसमें आप जो मुख्तलिफ प्रोसेस चलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्डिंग होती है वो जैसे आपको भी पता होगा, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो वो जो सिग्मा बॉन्ड बने वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और जो साइड से बने वो पी की। आपने एस और पी की पढ़ी है, लेकिन डी की भी होती है। पी और डी के दरमियान भी पाई बॉन्ड बनता है और डी और डी के दरमियान भी पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस और पी के दरमियान, पी और पी के दरमियान और एस और एस के दरमियान, ठीक है। और इसके बाद कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। उसने ये भी बताया कि कौन सा बॉन्ड जो है वो उसका डिस्टेंस कम होगा, उनका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। जब एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जब दो बॉन्ड होंगे तो सिग्मा और पाई होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ये उसने बताया। फिर उसने ये भी बताया कि जनाब हम जब इनका आपस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पे जब हम इनका प्रोसेस चला रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक जगह पे आके उसने जैसे बताया कि अ, उसके पास लोन पेयर है, उसकी तो वैलेंसी कितनी बना सकता है, जैसे सल्फर है वो कितने का, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। तो किस तरीके से उसने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ये हम सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर लिमिटेशंस आई, मतलब क्या आई लिमिटेशन जब हमें मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की जब कांसेप्ट आया, उससे पहले तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही थी। लेकिन उसमें क्या आ रहा था, उसमें ये आ रहा था कि जैसे अ
मीथेन का जब स्ट्रक्चर आया हमारे सामने, ठीक है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, उसमें पता चला कि उसके चारों बॉन्ड जो हैं वो एक जैसे हैं। और वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन के बगैर, यानी कि अगर एस पी और डी की बेस पे अगर हम आपस में ओवरलैपिंग की बात करें, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, पी जो है वो उसकी भी ओवरलैपिंग हुई और डी के साथ ऑर्बिटल्स की भी ओवरलैपिंग, ये सारी बातें तो एक्सप्लेन कर दी। लेकिन जो इसकी वहां पे प्रॉब्लम आया वो कहाँ पे आया, जब हम मीथेन के स्ट्रक्चर पे गए तो पता चला कि मीथेन के अंदर तीनों जो हमारे बॉन्ड हैं, चारों सर जो, जी जी हमना, सर इसके बाद हमारी क्लास नहीं है तो आप पढ़ा लें, अभी ये कंप्लीट करवा लें टॉपिक। अभी बच्चों क्लास ने अभी बच्चों ने बताया कि क्लास है। क्लास क्लास थी लेकिन अभी कैंसिल हो गई है। अच्छा, अभी कैंसिल हो गई है। जी अच्छा जी, चलो देखते हैं उसको, ये मुझे अच्छा जी। अच्छा, तो ये जो हम इसमें वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि उसने हेड टू हेड ओवरलैपिंग बता दी, सिग्मा और पाई बॉन्ड का बता दिया। उसने ये बता दिया कि एस और पी, एस और एस के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस स्फेरिकल है, पी जो है वो उसके साथ। दूसरा उसने ये भी बता दिया वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि इनके जो दो लूब्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं करेंगे। इस तरह से पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप करेंगे, पी एक्स पी वाई के साथ नहीं करेगा, पी एक्स जो है वो पी जेड के साथ नहीं करेगा। तो इनकी आपस में कोरिलेशन किस तरीके से, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। मसला पड़ा जाके जब मीथेन का स्ट्रक्चर आया तो पता चला कि वहां पे तो नहीं ऐसा हो रहा। वहां पर तो कार्बन जिस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, इस तरीके से जो एक्साइटेशन होती है, तो हमें वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट पे गया। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ये होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकल के पी में गया, तो बॉन्डिंग होगी। और अगर दो जाते हैं, जैसे कि कार्बन के केस में आपने देखा था, तो अगर उसकी स्ट्रक्चर में देखें तो उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ कि हम हमने कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, हमने पता है ये मीथेन का आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक एस और तीन पी आपस में मिलते हैं और चार जो हैं वो रीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप और सेम एनर्जी मिलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो भी डिटेल से हम थोड़ा सा देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन जो है मतलब एस और पी की और साथ डी की होगी, लेकिन ये नहीं होता कि दूसरे शेल का तीसरे शेल का पी है और छठे शेल के एस के साथ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उनका आपस में भी एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे तीसरे शेल का है तो तीसरे का 3s 3p और 3d फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से, ठीक है। ये नहीं है कि 3s का s और p आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और d जो है वो किसी और शेल का है, ठीक है, ये नहीं होता। तो वो एक ऑलमोस्ट सेम एनर्जी या थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की होती है। और जो नए बनते हैं वो तो बिल्कुल ही एक जैसी एनर्जी के, एग्जैक्टली सेम शेप और सेम एनर्जी के होते हैं, इसलिए उनमें तो मसला नहीं है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रोटोकॉल है वो ये है। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो ओवरलैपिंग के रूल बताए थे उसमें भी यही था। एक तो ये कि 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी, अदरवाइज उनके न्यूक्लियस आपस में क्लोज हो जाएंगे और उनकी आपस में रिपल्शन शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एक वेव की फॉर्म में, ये क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो आपको पता है ट्रफ और क्रेस्ट, एक पॉजिटिव एंड होता है ऊपर वाला एक वेव का और नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो सेम हम जब ऑर्बिटल्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया तो उसने भी इनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्लेन किया। जैसे ऊपर वाले हिस्से को हम, एक कन्वेंशन है, हम पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव कह देते हैं। तो उसकी ओवरलैपिंग है वो मैं सारी फिर आपके साथ स्लाइड शेयर करके तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अभी सिर्फ जुबानी सुन लें। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है आपका, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस हमने किस तरीके से इसको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन की। जब जरूरत पड़ी तो फिर हमें पता चला, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडेशन थ्योरी कह लें, हाइब्रिडेशन रूल कह लें, कि सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स बनते थे रीजनरेट ऑर्बिटल्स, फिर उनके साथ एक जैसा
कैसे बॉन्ड एंगल, जैसे मीथेन के स्ट्रक्चर का मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, तो वहां पर 109.5 का बॉन्ड एंगल बना और उसका स्ट्रक्चर फिर जस्टिफाई हुआ हाइब्रिडाइजेशन से, अदरवाइज वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया, चलता रहा। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर था आपका, जो ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें प्रॉब्लम आया कि फॉर एग्जांपल ये किस तरीके, जैसे टेट्राहीड्रल का तो आपको पता चल गया, तो बाकियों की ज्योमेट्री कैसी है, जैसे आपने ट्राइगोनल, प्लेनर, ट्राइगोनल, पिरामिडल, इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिर हमें जो सारे के सारे ये वेस्पर थ्योरी से हमें इन चीजों का आगे एक्सप्लेन हुआ। कैसे हुआ? वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नाम पे अगर गौर करें तो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी कि जो वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं, उनके अंदर एटम्स होते हैं, तो उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो एक दूसरे को रिपेल करें, एक दूसरे से दूर हो जाएं। वो एक दूसरे से इतने दूर हो जाएं कि वहां पर एक दूसरे का इन्फ्लुएंस ना आए, ठीक है। एक जैसे मैग्नेट है, एक मैग्नेट को, आपको पता है मैग्नेट में अट्रैक्शन भी होती है और एक साइड पे रिपल्शन भी होती है। तो आप ये समझ लें कि जब मैग्नेट का रिपल्शन वाला एरिया हम एक दूसरे के करीब करते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश, तो एक लेवल आता है कि वो एक दूसरे को रिपेल करके स्टेशनरी हालत में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वहां पर मजीद एक दूसरे के ऊपर उनका रिपल्शन का असर खत्म। तो इलेक्ट्रॉन्स की भी ये कोशिश होती है कि वो इस तरीके से रहें। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, जब इसका कंसेप्ट दे रहा था आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स का, तो मैंने आपको कहा था कि ये नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, मतलब जो आपके क्वांटम नंबर में आपने एक्सप्लेन किया था। क्वांटम नंबर की बेस पे हमने इसको देखा, उसके बाद हमने कहा कि उसका रोटेशन है। रोटेशन जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी उसने ये कहा कि जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो उनका स्पिन अपोजिट हो, ठीक है। तो अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर ओवरलैप करेगा, फिर उनकी आपस में सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट उसमें उसने ऐड किया था कि वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमने ओवरलैप करवाना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ही ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग हो रही होती थी, ठीक है। उसी की बेस पे ही वो चलता रहा काम। तो बाकी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में अगर वो हिस्सा लेते हैं तो वो या डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, या फिर लोन पेयर ही रहते हैं। वो चूंकि मैं वन बाय वन जब एक्सप्लेन करेंगे तो मैं वहां पर आपको ये सारी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बता दूंगा। तीसरी जो चीज मैंने आपको बता रहा था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में फिर हमें काफी हद तक उनकी ज्योमेट्री का आइडिया हो गया। ज्योमेट्री का आइडिया कैसे हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल पेपर पे अगर ड्रॉ करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के साथ 3 H हम लिख देते हैं, ऊपर एक लोन पेयर बना देते हैं। तो जब तक हमें, एक बार याद रखिएगा, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो उसकी बेसिस है ना वो है ल्यूइस थ्योरी। अगर हमें ल्यूइस थ्योरी की कंसेप्ट नहीं है तो हमें वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर वेलेंस, ये आपस में इंटरलिंक है यार, अगर इस तरह से वेस्पर थ्योरी का जब हमें एक्सप्लेन करा तो हमें पिछला सारा हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ल्यूइस थ्योरी इनका पता होना चाहिए। जब इनकी हमें समझ होगी तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बेस पे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंड पे आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, जो इसने स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन की है, उसने ये बताया कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है, उधर से उसको पुश करेगा, फिर ये आपस में किस तरह से मैक्सिमम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3 का मॉलिक्यूल है, बोरॉन के साथ 3 फ्लोराइड्स हैं। ये बहुत सी जगह पे इसकी एग्जांपल हर थ्योरी में दी होती है। तो इनका आपस में मैक्सिमम दूर 3 है तो 120 के बॉन्ड है। एक आप याद रखें, जो सर्कल होता है आपको पता है 360 डिग्री का उसका रोटेशन होता है, 90 90 90 90, ठीक है, 4 जगह पे। तो अगर एक के गिर्द अगर 4 हैं तो वो 6 हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 4 इस तरह से जुड़ जाएंगे और एक टॉप पे और एक बॉटम पे, ठीक है। और ये सारे इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स को फिर एक्सप्लेन करते थे। वो वेस्पर थ्योरी ने इस चीज को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर उसमें जो इश्यूज थे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो हम इंशाल्लाह इसको कल जो है वो इंशाल्लाह हम लीवस लिविस और VBT और वेस्पर, मेरी ये कोशिश है कल तीनों ये पढ़का दूं, ठीक है। कल हमारी डबल क्लास है,
और ताकि हमारे पास टाइम कम, आपका भी जो सिलेबस में मैं हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है, हमने लेयर्स के बेस पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, इसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारा थ्योरीज का कंसेप्ट, और एक थोड़ा सा रेडियो एक्टिव का जो टॉपिक है, रेडिएशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, इन तीनों का एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे और आपका सिलेबस जो है इंशाल्लाह कंप्लीट है। पिछला जो हमने पढ़ लिया वो, और जो नेक्स्ट आपका रह गया, हमारे पास चूंकि ये लास्ट मंथ है आपका, आई थिंक 3 वीक्स और है, तो कल, उसके बाद 2 वीक्स और है, 1 वीक में आपने वो अपनी जो सारी असाइनमेंट्स दे दें। अपनी असाइनमेंट जो है वो आज उसका मैं एलएमएस पे लिंक जो है आपकी जो पावर पॉइंट की जो मैंने कहा था, या पीडीएफ पे, या जिस पे भी आप बनाना चाहें, वो टॉपिक जिसको है वो मुझसे लेके कंफर्म कर ले। जिन्होंने मुझे बताते रहे मैं उनको टॉपिक देता रहा हूँ, जिनको टॉपिक मेरे पास नहीं आ रहा उसका मतलब उनके पास मटेरियल मिल गया, वो बना रहे हैं। अगर किसी को मटेरियल नहीं मिल रहा, किसी को समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे बताए और मैं उसको, ताकि उसके मुताबिक उसको हेल्प आउट करूँ। वह इस वीक में मेरे पास आपकी असाइनमेंट आ जानी चाहिए, और नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह उसको टाइम के हिसाब से फिर मैं आपको उसका स्केड्यूल दे दूंगा कि किसने, लेकिन आप इस वीक में सारे तैयार करके अपना मटेरियल रेडी रखें, हम इसको इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। अब हम थ्योरीज पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और उसके बाद मैंने आपको सीक्वेंस बता दी, हम इस सीक्वेंस से थ्योरीज को कंप्लीट करके हमारी बॉन्डिंग कैसे हो रही है, हमारी स्ट्रक्चर्स कैसे, ज्योमेट्री कैसे बन रही है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, फिर आप जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर लास्ट टाइम देखे, ये कोई और स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से हम बनाते हैं, सल्फर क्यों इतनी बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन क्यों करता है, फास्फोरस क्यों करता है, ये हम सारी इंशाल्लाह इसमें अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, जो बेसिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। और ये सारे के सारे टॉपिक हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो इसको फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। और अगर ये आपको समझ आ गई तो आप इंशाल्लाह केमिस्ट्री में कभी भी मार नहीं खाएंगे किसी भी स्टेप पे, क्योंकि ये समझने बेसिक कंसेप्ट हैं। और ये अगर आपको आते होंगे, बॉन्डिंग और वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर आपको समझ आ जाए, रट्टा नहीं मेरे बच्चे लगाना, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आपने एफएससी में रट्टा लगा के इनको पास किया, आई नो आपको आता है एफएससी लेवल पे, लेकिन अब ये एफएससी से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसमें हम डी ऑर्बिटल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने डी ऑर्बिटल को टच नहीं किया एफएससी में, ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टच किया है, ना आपने वेस्पर थ्योरी में टच किया है, ना आपने हाइब्रिडाइजेशन में टच किया। हम इन तीनों में इस चीज़ को भी हम साथ इंड्यूस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक ये कैसे कंप्लीट होता है। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर साथ साथ पूछिएगा, इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग से रिलेटेड। और ये आपका जो कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मार नहीं खाएंगे कभी भी केमिस्ट्री में। समझाऊंगा मैं आपको इस तरह से कि आपको पता लगेगा कि बिल्कुल जैसे समझ आ रही होती है। लेकिन अगर आप अपने वो दिमाग बंद रखेंगे या आपने समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि पीछे कुछ बच्चों ने दी है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी पे भी फिर इस तरह से, लेकिन वही वाली बात, वो सारे आपने एफएससी का जो पढ़ा हुआ है उसकी बेस पे आप बात करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा मज़ेदार काम नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, वैसे मैंने पिछले सेमेस्टर में तो बच्चों को वैसे ही कह दिया था, तो उस वक्त भी बच्चों ने पेपर में कुछ इतना अच्छा नहीं लिखा था, तो फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं खुद ही समझाता हूँ। मुझे ये था कि आ जानी चाहिए, एफएससी में पढ़ा हुआ तो क्या बंदा उसमें उसको दोबारा से, लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये इतना आसान, जितना मैं समझ रहा हूँ ना कि आपको आती है, तो इतनी भी नहीं है आती। अभी जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि आपको अभी भी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने जो चीज़ें पढ़ानी वो आपने एफएससी में नहीं, काफ़ी सारी नहीं पढ़ी होंगी, तो नया एडवांस वर्जन की बेस पे इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। और इसके लिए मैं आपको कोशिश करूँगा बुक से ऐसा बता दूँ मटेरियल, और समझाने के लिए जो मैं आपको बताऊँगा वो आप लेक्चर को फिर उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी किताब से या नोट से जो भी मुझे सही लगा मैं उसको बना के देखता हूँ, और आपको जो भी मटेरियल इसके लिए अच्छा और आसान आपको समझ आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी आप करें, और फिर हम कल इंशाल्लाह क्लास लेते हैं।